एंजाइम कैटलिस्ट, यहाँ पे हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लिया था, अब हमको पढ़ना है एंजाइम कैटलिस्ट। तो किस तरीके से बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं या वर्क करते हैं। तो क्या होता है, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। तो एंजाइम होते क्या है, एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स है किसका, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे एंजाइम ऐसे उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो, यानी कि उनका आणविक द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, और नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये ऐसे नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। दे आर फॉर्म्ड इन द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिल सकते हैं। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स मासेस एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। अगर एक्चुअली में हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, और इनको एक तरीके से अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल को जिनका की मास बहुत ज्यादा है, उनको अगर हम वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें तो एक तरह से कोलाइड सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसी को हम एंजाइम कहते हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, ये बहुत ही प्रभावशाली उत्प्रेरक होते हैं। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन मैनी बायोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शन। ये बहुत सी बायोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ एंजाइम्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि दिया गया है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम जो है प्रेजेंट इन स्लाइवा, जो लार ग्रंथि होती है, जो लार होती है हमारे मुंह में, उसमें जो होता है टाइलिन प्रेजेंट होता है। कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, जैसे ही हम क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है उसको वो ग्लूकोज में बदल देता है। तो स्टार्च जो है वो उसमें जो टाइलिन एंजाइम है वाटर के साथ ऐड होकर ग्लूकोज में बदलता है। तो इस तरीके से आप एक या दो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है 6 क्या कहता है, इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। तो जैसे स्टमक जो होता है, हमारा पेट जो होता है, उसमें एक और एंजाइम होता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप कम से कम 2-3 एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं डेफिनेशन के बाद में। कन्वर्सेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो दूध से दही बनाने में किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। अब है एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल कैटलिस्ट इन द फॉलोइंग वे। तो जो एंजाइम होते हैं वो सामान्य उत्प्रेरक के तरीके से किस तरीके से उनसे मतलब जो कैटलिस्ट होते हैं, जो कॉमन वाले कैटलिस्ट होते हैं, उनसे किस तरीके से अलग है। ये क्या है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। एंजाइम आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वेयर कैटलिस्ट डू नॉट। जो एंजाइम होते हैं वो किसी भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था जो कैटलिस्ट होते हैं और रिएक्शन के एंड में चेंज नहीं होते, यानी कि वो कभी भी उस रिएक्शन के एंड में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे वेयर द नॉर्मल कैटलिस्ट डज नॉट। जो नॉर्मल कैटलिस्ट होते हैं वो अल्ट्रावायलेट के रिएक्शंस का उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि एंजाइम में अल्ट्रावायलेट रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटलिस्ट ओनली अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कैटलिस्ट को आप बहुत सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम जो होगा वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शंस में ही जो है वो कैटेलाइसिस कर सकता है और स्पेशल केमिकल रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहला है बेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी दक्षता होती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इसकी दक्षता इतनी ज्यादा होती है, इसमें पावर इतनी ज्यादा होती है कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत से मिलियन मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के होते हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। हाईली स्पेसिफिक, बहुत ही ज्यादा विशिष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। एवरी एंजाइम इज स्पेसिफाइड फॉर 1 रिएक्शन ओनली। एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि इनका इष्टतम ताप होता है, यानी स्पेशल टेम्परेचर पे ही वर्क करेंगे। ऑप्टिमम पीएच, मतलब इनका एक स्पेशल पीएच में ही वर्क करते हैं। इंक्रीज इन एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और को एंजाइम। अगर एक्टिवेटर, यानी कि हमने पढ़ा है कि एक्टिवेटर जो है वो एंजाइम के काम को और बढ़ा सकते हैं, तो इन एक्टिवेटर या को एंजाइम की उपस्थिति में इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इनहिबिटर एंड पॉइजन,
लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कराने पर ये किसी भी एंजाइम की रिएक्शंस को कम कर देते हैं, जिसको हम पॉइजन्स भी कह सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, किस तरीके से कोई भी एंजाइम की क्रियाविधि चलती है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट दिया है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सब्सटेंस टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जैसे ई जो एस है वो किसी सब्सटेंस को दिखा रहा है और ई जो है वो एंजाइम को, तो पहले एंजाइम क्या करेगा, उस सब्सटेंस के साथ क्या करेगा, एक तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे ई एस जो है वो एक तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है। ठीक है, स्टेप टू क्या होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो ई एस बना था वो फिर से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे वाला आपका एग्जांपल दिया है, कैटलिस्ट की रिएक्शन में मैकेनिज्म दी हुई है, यहाँ पे एक तरीके से ताले और चाबी का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे एक जो सब्सटेंस है या फिर एक सेल है जिसमें कोई एंजाइम को काम करना है, तो उस सेल या सब्सटेंस में बहुत से एक्टिव साइट्स बने होते हैं और वो एक्टिव साइट्स जो होते हैं उसमें ये एंजाइम जो होता है वो जाके फिट हो जाता है। इसका मतलब है ये जो एंजाइम है वो एक स्पेशल साइट पे ही जाके फिट होगा। ठीक है, जैसे स्पेशल ताले के लिए चाबी होती है, उसी तरीके से इसमें स्पेशल साइट में वही मतलब एंजाइम फिट होगा जो इसके लिए बना हुआ है। तो इस तरीके से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटता है और इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। अब नेक्स्ट है कोलाइड फेज। कोलाइडल फेज के बारे में हमको पढ़ना है। कोलाइडल क्या है, थॉमस ग्राम 1861 studied the ability of diffusion of dissolved substance through the parchment membrane and divided these two classes। तो इन्होंने क्या किया है कि बहुत से सब्सटेंस जो है उनके मतलब उनका डिफ्यूजन वो किस तरीके से बह रहे हैं, पार्चमेंट पेपर के थ्रू, मतलब एक पार्चमेंट पेपर लगा हुआ है, उस झिल्ली में वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो हो रहे हैं फ्लो कर रहे हैं, उसके आधार पे उन्होंने इसको इस अलग दो टाइप में बांटा है। क्या है, क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड। क्रिस्टलाव या कोलाइड, तो क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच सब्सटेंस डिफ्यूज रेडिली थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन और वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन। तो ऐसे एक्वस सॉल्यूशन, कोई एक सब्सटेंस है जिसका हमने एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलेन बनाया है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे जलीय विलेन जो कि किसी भी पार्चमेंट पेपर या फिर वनस्पति या जैविक झिल्ली से होकर बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी बहुत तेजी से उसके आर पार चले जाते हैं, दे में इजीली बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन स्टेट, और इनको आसानी से क्रिस्टल में बदला जा सकता है। तो ये कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड, जैसे सॉल्ट, यूरिया, शुगर। अब है कोलाइड। Their aqueous solution exhibited little or no tendency to diffuse through the parchment membrane और animal membrane। तो ये ऐसे सब्सटेंस के aqueous solution होते हैं जिनमें डिफ्यूजन की प्रोसेस होती ही नहीं है, यानी पार्चमेंट पेपर के ये आर पार नहीं जाते या फ्लो नहीं करते, जैसे स्टार्च है, ग्लू है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ड्यू टू देयर ग्लू नेचर दे आर टर्म्ड एज कोलाइड। तो इस तरीके से इनका ग्लू नेचर होने की या गोंद जैसी प्रकृति होने की वजह से इनको कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि उसके कुछ मतलब कोलाइड किस तरीके से हो सकता है, पहचाने कैसे। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसमें कोलाइड इज द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर इन विच साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। एक नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोलाइड क्या है, कोलाइड में हम किसको कहेंगे, तो कोलाइड किसका बना है, सब्सटेंस और सॉल्यूशन का। तो सब्सटेंस जो है यानी सॉल्यूट जो है उसके पार्टिकल का साइज होना चाहिए 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कोलाइड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द साइज पार्टिकल। अब इसके साइज पार्टिकल के अकॉर्डिंग इसको फिर से डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, फिर है सस्पेंस और फिर है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, या जिसको हम वास्तविक विलेन कहते हैं, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द सिमिलर साइज। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल के साइज होंगे वो सेम होंगे और इनकी रेंज होगी 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, अब इनको नेक एंड आई से क्या है कि नहीं देखा जा सकता, पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। सस्पेंशन या जिसको हम निलंबन कहते हैं, इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच द
द साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स लाई विथ इन द रेंज ऑफ 10 एंगस्ट्रॉन्ग एंड द सॉलिड पार्टिकल्स विथ इन द रेंज ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉन्ग और मोर देन 10-7 m। तो इसमें हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, यानी कि ये विषमांगी सिस्टम होगा, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग साइज के होंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल की रेंज लगभग 10 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होगी और सॉलिड के पार्टिकल जो होंगे 1000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होंगे। ये विजिबल होते हैं नेकेड आई से, आप इसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए भी देख सकते हैं, पर जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है द मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड वाटर फॉर्म अ सस्पेंसर आफ्टर सम टाइम द सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन। तो जैसे कि अगर हम वाटर में हम क्या मिला दें, सैंड या फिर वाटर को मिलाएं, तो क्या होगा, ये सस्पेंशन बनाएगा, जिसको आप आंखों से आसानी से देख सकते हैं, और कुछ समय बाद आपको सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी, उसको अलग भी कर सकते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड विलयन क्या होता है, इट इज आल्सो हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड रेंज फ्रॉम 10-9 to 10-7 m। तो इसमें क्या होगा, ये भी हेट्रोजीनियस है, विषमांगी मिक्सचर होगा, और इसमें पार्टिकल्स का साइज जो होगा सॉल्यूट का जो साइज होगा वो 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर 7 तक हो सकता है। टू फॉर्म 1 nm to 1000 nm एंड द साइज ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल का जो साइज होगा वो लगभग क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 100 या फिर क्या हो सकता है 10 की पावर -9 मीटर से 10 एंगस्ट्रॉन्ग तक हो सकता है, ठीक है। और जो इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो होगा वो क्या होंगे, एक से नहीं होंगे, पार्टिकल में कोलाइड साइज के होंगे और सस्पेंशन बना सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट दिया है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन में शॉर्ट में पढ़ना है तो आप ये टेबल पढ़ सकते हैं। कैरेक्टर दिए हैं कोलाइड सिस्टम के, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। कोलाइड सिस्टम इज हेट्रोजीनियस, हमने पढ़ा हेट्रोजीनियस के होंगे। डिस्पर्स फेज dispersion medium, in the dispersion phase the size of particle range from 10 की पावर -9 to 10 की पावर -m। तो डिस्पर्स में फेज का मतलब है कि ऐसे कण जिसको मिलाए जा रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम यानी जिसमें मिलाए जा रहे हैं, तो उसका साइज होगा 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7 तक, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।